मैं 12 साल की थी जब मैंने पहली बार नशे किए थे। भी डिप्रेशन की वजह से मेरा नशा जो है वो लाइफ में आया। मैं 16 साल का था जब मैंने नशे की शुरुआत की। जब मैं 13 साल का था जब मैंने नशे की शुरुआत की। मैंने 17 साल की उम्र में नशा करना शुरू किया था। जब गांजा मारा तो बहुत खुश थी मैं। ऐसा लग रहा था सारी टेंशन चली गई दिमाग से। अच्छा लगता था। अब मैं सो जाती थी, मुझे जो मेरा दुख दर्द था वो ख़त्म हो जाता था। नशा करने के बाद अलग सी दुनिया में पहुंच जाता था, मैं मदहोश हो जाता था। नशा करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, इंजॉयमेंट फील करता था, हर प्रकार के टेंशन से दूर हो जाया करता था। मैंने गांजा, चरस, कोकेन, LSD, अल्कोहल और MD, बस। इंजेक्शन है, दारू है, स्मोक है, टैबलेट्स हैं। चरस, गांजे का और स्मैक का, ड्रिंक्स वगैरह भी की मैंने चरस स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने गांजा लिया, फिर शराब ली, उसके बाद मेरी लाइफ में स्मैक आई। नशे में पूरी ज़िंदगी खो दी, कुछ भी नहीं बचा। नशे के कारण मेरी नौकरी चली गई, मैं बर्बाद हो गया। नशे की वजह से मैंने अपने जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उन्हें खो दिया, और मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी मुझसे दूर हो गई। नशा करने वाले हर शख्स के पास नशा शुरू करने की कोई ना कोई वजह होती है, या वो वजह ढूंढ निकालते हैं। कोई शौक में शुरू करता है तो कोई अपने गम को भूलने के लिए। किसी के यार दोस्त उसे वो पहला कश या पहला घूंट पिलाते हैं जो जहर बन जाता है, शरीर के लिए, रिश्तों के लिए और जिंदगी के लिए। जिस जहर को हम शुरू में मस्ती का नाम देते हैं, वही मस्ती हमें ऐसे अंधेरे में ले जाती है जहां पहुंचने की राहें तो आसान हैं, लेकिन वापस आने की कोई राह नजर नहीं आती। और पता ही नहीं चलता कि 4 यारों के साथ शुरू हुई मस्ती कब हमें 4 कंधों पर पहुंचा देती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर दिन लगभग 10 लोग नशे की लत की वजह से खुदकुशी करते हैं, और न जाने कितने रिहैब में, अस्पतालों में, घरों में तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। तो फिर क्या करें हम? कभी आपने अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते देखा है? वो सपना जिसको पूरा करने के आप बेहद करीब पहुंच चुके हो। कभी आप उस वक्त रास्ते से भटके हैं जब मंजिल सामने दिख रही हो। आज हम आपको जिंदगी लाइव में एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसको नशे की कीमत अपने सपनों को खोकर चुकानी पड़ी, और मौत सिर्फ उसके सपने की ही नहीं हुई, उसके नशे ने 2 और लोगों की भी जान ली, उसके पिता और अजन्मे बच्चे की। वेलकम टू जिंदगी लाइव। मेरे साथ आज हैं अनुज जौहरी। अनुज, कौन सा सपना था जो टूट गया? मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। क्रिकेटर बनना चाहता था। और ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था, बहुत मेहनत करता था। लेकिन मेरा सफ़र वहीं पे ख़त्म हो गया जब मैं 14 साल का था। मतलब सिर्फ दोस्तों की वजह से नशा करना शुरू किया, या कोई परेशानी थी जिससे भाग रहे थे? हम लोग कई बार वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों नशा शुरू किया। बस कुछ दोस्तों ने, कुछ क्यूरियोसिटी ने, कुछ मेरे उसने, जो घर से मेरा अकेलापन था, जो मम्मी पापा के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन या रिलेशन उनके साथ मेरा नहीं था, उसने मुझे धकेल दिया उस तरफ। और जब मैंने एक बार नशा किया तो ऐसा लगता था कि मैं छोड़ दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही 1 बार, 2 बार, 3 बार, और इतनी बुरी तरीके से मैं फंस गया, फिर मुझे पता ही नहीं कि मुझे निकलना कैसे है। सबसे पहले क्या नशा किया? अल्कोहल और चरस, गांजा, और उसके बाद फिर मैं बस पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। फिर तो ब्राउन शुगर, हीरोइन। फिर होता क्या था कि हम ऐसे नशों की खोज करते थे जो पिक ज्यादा दे और पैसा कम खर्च हो। तो फिर हम लोग सांप का डंक भी लगवाने लगे। ओह माय गॉड, तो ये विश्वास नहीं कर पा रही हूँ सीरियसली। और 3 दिन अगर आपको स्मैक पीनी है तो स्मैक के लिए 600 रुपये चाहिए, और अगर सांप का डंक लगाओगे 50 रुपये में वो 3 दिन निकाल देगा। मतलब आप नशा कर रहे थे, लेकिन आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आप नशे में जा रहे हैं? नहीं, 1.5 साल तक तो उनको आभास ही नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बहुत आगे तक चला गया था मैं जब पता लगा। उसके बाद उन्होंने जो भी वो कर सकते थे, जो भी उनकी हैसियत थी, वो उन्होंने सभी चीज़ें की। इवन शादरा मेंटल हॉस्पिटल में
भी मुझे भर्ती किया। और ये कुछ दर्द हैं जो अगर वो जो 9 और 10 साल मेरे लाइफ के ख़राब हुए, वही एक किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा दौर होता है जब वो इस्टेब्लिश होता है, जब वो अपनी बेस बनाता है, आधार बनाता है, बुनियाद बनाता है। लेकिन मैं उस एज के अंदर वहाँ खड़ा था जहाँ से मुझे ये नहीं पता था कि मेरा होगा क्या। क्या क्या बुरे से बुरे काम किए हैं आपने अपने एडिक्शन में? कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं गलत काम नहीं करता था या बुरा काम नहीं करता था। जैसे अगर मैं अब कभी सोचता हूँ कि मेरे पापा जो एक्सपायर हुए, तो आज तक मुझे ये गिल्ट फील होता है कि उसके लिए मैं कारण हूँ। हुआ ये था कि मैं नशा कर रहा था, वो मुझे रोक रहे थे। ब्राउन शुगर ले रहा था मैं पन्नी के ऊपर, और वो मुझे डांट रहे थे। वो बोले जा रहे थे, मैं भी बहस कर रहा था। तो सडनली उनको बेहोशी हुई, पता लगा, हॉस्पिटल ले गए, ब्रेन हेमरेज हुआ और वो ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने हॉस्पिटल में मम्मी से बोला कि देखो, जो होना था वो तो हो गया। मम्मी कह रही थी कि तुझे वो करना है, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार तुझे करना है। और तू, मैंने कहा तो अंतिम संस्कार करना है तो जल्दी से मुझे पैसे दे दो, फिर मेरे को निकलना नहीं पड़ेगा इतने, तो मैं लाके इकट्ठा सामान ले आता हूँ। वो रोई, बहुत रोई। लेकिन उसके अलावा चारा ही नहीं था कोई। और मुझे रियलाइजेशन नहीं था। मैंने पैसे लिए, मैं पैसे लेके अपना ब्राउन शुगर लाया और उसको किया। अंतिम संस्कार पूरा नशे में किया? हाँ, सारा नशे में किया। और उसके बीच में फिर एक घटना और बहुत ही भयानक हो गई कि मम्मी ने शादी कर दी। वो असल में कुछ ऐसी सोच रहती है लोगों की, हिंदुस्तान में तो खास तौर पे रहती है, लड़का सुधर जाएगा, लड़का शादी सुधर कर दो। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे पैसे दिए कि दूध ले आना बच्ची के लिए। मैं नशा लेने गया और मैं वहां भूल गया कि ये पैसे किस लिए हैं। मैंने और ज्यादा पैसे मिला के उसमें नशा ले लिया। और मैं घर आया, फिर हाँ जी दूध ले आया। अरे यार, मैंने कहा मैं तो भूल गया। वो रो रही। मतलब उस समय ना कोई शर्म ना गिल्ट कि मैं क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, ना कोई शर्म है ना कोई गिल्ट है, और नीचता की हद कह सकते हैं। अनुज, आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं, उधर देखिए। दीपा के पापा, आपको याद है कि हम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी पीने के पीछे? आपने मुझसे 500 रुपये मांगे थे, मैंने आपको नहीं दिए। उसके बाद आपने मुझे मारा पीटा। उसके बाद जो मेरा बच्चा था वो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद उसको उठाने के लिए आप यहाँ पे थे भी नहीं। वो 24 घंटे तक ऐसे पड़ा हुआ था जैसे बेवारसी पड़ा हो। तब आपको मेरे मम्मी पापा और आपके बहन भाई आपको ढूंढ के लेकर आए, तब उसका कुछ किया गया। और एक बारी आपको याद होगा, आपने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसके बाद भी एक मेरे पास नाक के अंदर नोज पिन थी, मैंने आपको अपने हाथों से निकाल के दी। और फिर मैं आपको नशा दिलाने के लिए आपके साथ गई और आपको नशा भी दिला के लेकर आई, और तब मैंने आपका पूरा किया। आज ये सब सुनकर शर्म आती है? बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत शर्म आती है, और बहुत मुश्किल है ये सुनना। अनुज, उधर देखिए। ये मेरी वाइफ हैं, मंजू हैं। बहुत तकलीफ झेली है, ये वही हैं। अगर ये नहीं होती तो वो जीवन जीने की दूसरी जो इनिंग्स मुझे जीनी थी वो नहीं मिलती। तो उस एक इनिंग्स के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपकी बेटियां और बेटा यहाँ पर हैं। आप लोगों से अगर मैं पूछूं, एक बच्चे के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं। उस समय अगर हमारा फादर एडिक्ट है, एडिक्शन में है, तो आप लोगों को शिकायत होती है इनसे कभी कि हमारा बचपन क्यों ख़राब किया? मैं 4.5 साल की थी जब पापा रिकवरी में आ चुके थे, और अब तक मतलब तब से लेके अब तक उन्होंने हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। मतलब टुडे आई फील प्राउड कि ही इज़ माई डैड। और वो सारी बातें जो भी था, जो बताते हैं, ओके ठीक है, जो था वो था।
लेकिन अब कम्प्लीटली चेंज्ड है और बहुत खुश है अब हम लोग। क्या बात है। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आती हूँ जिसका जवाब बहुत लोग ढूंढते हैं। उस नर्क की ज़िंदगी से यहाँ तक कैसे आए आप? इसके लिए वही मेरी मम्मी पापा, नवज्योत इंडिया फाउंडेशन, मंजू जी, और आज के दिन जो मेरा सपोर्ट करते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं रिकवरी हो रही है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। जी, आपकी ज़िंदगी में वो सवेरा आया। अनु जौहरी, थैंक यू सो मच कि आप शो पर आए। एक छोटा सा तोहफा है आपके। जो मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा उल्टा सीधा बोला, हमेशा उनको बोला कि तुम मुझे संभाल नहीं पाए तभी मैं ऐसी हूँ, वो चीज़ बदलना चाहूँगी। नशा शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई नशा हल्का या तेज होता है। छोटी उम्र के बच्चे बहुत तेजी से नशे का शिकार हो रहे हैं और शुरुआत भले ही सिर्फ एक सिगरेट से होती हो, उसका सफर फिर शराब से लेकर कोकेन, हेरोइन जैसे ड्रग्स तक पहुंचता है। और इस सफर पर बचपन, मासूमियत, सेहत, परिवार, रिश्ते, करियर, खुशियां, सब कुछ कैसे एक एक करके खत्म होती जाती हैं, ये जानना हो तो हिना की कहानी सुनिए। मेरे साथ है हिना। हिना इनका असली नाम नहीं है, लेकिन हम इनकी पहचान दुनिया से छुपाना चाहते हैं, इसलिए इनका नाम हमने बदल दिया है। हिना, बहुत कम उम्र में आपने नशे की शुरुआत की थी, कब और कैसे शुरू हुआ? मैं 12 साल की थी, सिगरेट पी पहली बारी। फिर धीरे धीरे नशे अलग अलग ट्राई करती गई। मैं परेशान थी उस टाइम घर की वजह से, तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला सिगरेट पी, टेंशन सब उड़ जाएगी। तो पहली बार मैंने पी, मुझे अच्छे नहीं लगी बिल्कुल भी। फिर धीरे धीरे पीती गई ऐसे ही, पता नहीं क्यों, तो आदत लग गई। घर में कोई समझ नहीं पा रहा था कि आप किस तरफ जा रही हैं, गलत रास्ते पर? घर में उस टाइम सब अपने जो चीज़ें हो रही थी उनमें इतना बिजी थे कि वो लोग नहीं ध्यान दे पाए बिल्कुल भी मेरे पे। आपको समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है? समझ आ रहा था, बट सही नहीं करना चाहती थी। मतलब वो चीज़ें करके मैं शांत रहती थी। बट ये सिर्फ सिगरेट नहीं होगा, आप सिगरेट के साथ कुछ और ले रही हैं। सिगरेट के बाद गांजा के बाद दारू, चरस, 9th क्लास में कोकेन। 9th क्लास में आपने कोकेन ली? हाँ जी। सराउंडिंग्स ऐसी हो गई थी, आसपास के लोग, कि मैं हर टाइम उन्हीं लोगों में रहती थी जो नशे करते हैं और मुझसे बहुत बड़े थे, सबके सब लड़के लड़कियाँ। तो वो करते थे मज़े के लिए, कभी कभी उन्होंने मज़े में करवा दिया मुझे, हाँ तू भी ट्राई कर। बट जब चीज़ें बिगड़ती गई तब तो सबके नोटिस में आया होगा कि आप क्या कर रही हो, और आपकी उम्र तब भी क्या 15-16 साल? नोटिस में आ गया था थोड़ा बहुत, जब मैं ये सब करने लग गई, मेरा एकदम बिहेवियर पूरा चेंज हो गया और मुझे मेरे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मेरा बिहेवियर इतना बुरा हो गया था। मैं स्कूल में लड़ाइयाँ करती थी और सिगरेट पीते हुए पकड़े जाती थी, तो उन्होंने मुझे रेस्टिकेट कर दिया था। तो घर पे पता लगा, मम्मी को पता लगा, तो मम्मी ने मुझे मारा थप्पड़, जैसे सभी घर वाले करेंगे, थप्पड़ मारा, समझाया कि नहीं करना ये वो। मैंने उनको बोल दिया हाँ ठीक है नहीं करूँगी। और जैसे ही वो गई कहीं बाहर, मैंने दोबारा से पी सिगरेट, गांजा पिया, दोबारा किया। उसके बाद धीरे धीरे डोज इंक्रीज़ होती गई हर टाइम। मतलब स्कूल जाते हुए भी
दारू पी के जाना। कितनी बार ऐसा हुआ कि स्कूल में मैं फेंट हो गई, उठी हूँ, मेडिकल रूम में पड़ी हूँ। कोई एक भी ऐसा फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई ऐसा नहीं जिसने आपको रोकने की कोशिश की हो कि जो तुम कर रही हो और इतनी कम उम्र है? मैं रिहाब गई थी जब मैं 15 साल की थी। मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया था वहाँ पे। फैमिली ने भेजा? हाँ जी, तब सबको पता लग गया था। बट मैं, सब मुझे रोकते थे, मैं घर से भाग जाती थी। एक 2 हफ्ता भाग गई, घर पे ही नहीं आती थी। कहाँ जाती थी? अपनी सहेलियों के घर पे। वो भी कर रही होती थी, उनके साथ मैं भी कर रही होती थी। घर से पैसे चुरा लिए, वो लेके चली गई। इनफैक्ट मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ बहुत ज़्यादा, पछतावा होता है मुझे। मेरी एक फ्रेंड थी, वो कुछ नहीं करती थी, उसको मैंने नशे कराए, खुद नशे में। आपने उसको इंट्रोड्यूस किया? हाँ जी। और आज वो बिना नशे के नहीं रहती। उसको मैं समझाती हूँ तो वो बोलती है तूने ही तो कराए थे, तू छुड़वाएगी मेरे। और मतलब बहुत ट्राई किया, उसको रिहाब भेजने की कोशिश करी। पहले बोलती मैं खुद जाऊंगी, फिर उसने मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। You feel guilty कि आपकी वजह से? So guilty, I can't even tell you. कोई ऐसी चीज़ जो सबसे बुरा काम आपने एडिक्शन में किया हो जिसके लिए आपको बहुत बुरा लगता है, यू फील गिल्टी कि ये मैंने क्यों किया? मैं अपनी मम्मी को कितने लोगों के सामने उल्टा बोल दिया, किसी भी फैमिली मेम्बर, कहीं भी कुछ भी बोल देती थी मैं। देखती नहीं थी कौन है आसपास, कुछ भी गालियाँ दे दी, हाथ उठा दिया। ये सब चीज़ें बुरी लगती हैं। माँ पर हाथ उठाया आपने? हाँ जी, धक्का दिया, थप्पड़ मारने की कोशिश करी। और आपने खुद भी सुसाइड करने की भी कोशिश की थी? हाँ जी, एक बारी क्या हुआ था, मेरी जो मम्मी है उनसे मेरी लड़ाई हो गई थी। उस टाइम डैड नहीं थे मेरे घर पे। लड़ाई हुई, मम्मी घर से बाहर गई। मैं बहुत ज़्यादा पी रही थी अल्कोहल, दारू। उसके बाद मुझे याद नहीं, मेरी मेड ने बताया कि मैंने उसकी चुन्नी लेके गई, ड्राइंग रूम में चली गई। फिर मेरे भाई ने खोलने की कोशिश करी, खोला नहीं मैंने, तो उसने जहाँ से की होल होता है चाबी वाला, वहाँ से देखा तो ऐसे लटक रहे थे पैर। तो फिर गेट तोड़वाया। मैं 4 दिन वेंटिलेटर पे रही। लकीली जिंदा हूँ अब। रिकवरी में कैसे आई? रिकवरी में मैं 2 रिहैब काट चुकी हूँ। अपने आप गई या किसी ने आपको ज़बरदस्ती रिहैब में डाला? ज़बरदस्ती रिहैब में डाला, अपने आप तो कोई भी नहीं जाता। तो ज़बरदस्ती मुझे लेके गए। रात को मुझे पागल बना के लेके गए वो। पहले मैं डर गई, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। वो फिर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल के रूम में बिठा दिया। कितना वक्त लगा आपको निकलने में, रिकवर होने में? मैं जब वहाँ 3 महीने वहाँ थी, मैं घर गई थी बीच में, होम विज़िट। मैं रिलैप्स हो गई थी। फिर वापस? हाँ जी, फिर वापस आई। घर वालों से लड़ाई हो गई थी। मैंने अपनी एक बॉटल छुपा के रखी थी। मैंने सोचा देखती हूँ पड़ी है या नहीं। पड़ी थी, मैंने उसे खोल के पी लिया। और जाती जैसे मैं रिहैब पहुँची, मुझे वापस जाना ही था। मैं जैसे रिहैब पहुँची, जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने शक्ल देखते ही बोल दिया, कहते क्या पिया है? मैंने कहा कुछ नहीं। कहता इधर आ। सूंघता हूँ मैं तेरा मुँह। फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा हाँ मैंने पी ली। फिर मैं दोबारा, तब से लेके अब तक मैं क्लीन हूँ। काफ़ी बार मन किया पीने का, जब अपसेट होती हूँ, दुखी होती हूँ। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि नशे में ही ठीक थी। अब मैं परफेक्ट हूँ एकदम। अगर बीती ज़िंदगी में मैं आपसे कहूँ कोई एक चीज़ आप बदलना चाहें, वो क्या होगी? एक चीज़ बदलना चाहूँगी तो जो मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा उल्टा सीधा बोला, हमेशा उनको बोला कि तुम मुझे संभाल नहीं पाए तभी मैं ऐसी हूँ, वो चीज़ बदलना चाहूँगी। इवन मैं सबको बोलना चाहूँगी, जो यूथ है उन्हें लगता है कि फ्रेंड सब कुछ होते हैं, ये सब कुछ होता है, वो सब कुछ होता है। कुछ नहीं होता है ये सब बेकार की बात है। फ्रेंड्स होते हैं, बट इतना जब कुछ मेजर इशू आता है तब घर वाले ही आते हैं और कोई नहीं आता, सब भाग जाते हैं। मैं निकल चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। बहुत खुशी है कि आप निकल चुकी हैं। बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ देखा है ना। वी विश यू ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो पर आई और अपनी कहानी हम सबके साथ बांटी, क्योंकि आसान नहीं होता इस तरह की बातें सबके साथ, दुनिया के साथ शेयर करना। बट आई एम श्योर योर स्टोरी विल इंस्पायर
many other youngsters not to get into drugs. Thank you so much for coming on the show. Thank you. मैं केमिस्ट के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि मुझे नींद चाहिए, मुझे, मैं सो नहीं पा रही थी बहुत दिनों से। तो बोले ये इंजेक्शन है, आप लगा लीजिए। तेरह साल की उम्र में उसके साथ बलात्कार हुआ। हर वो जख्म उसको दिया गया जिसकी वो हकदार नहीं थी। वक्त ने उनसे ऐसा सौदा किया कि उनकी मासूमियत छीनकर उन्हें दर्द दे दिया गया। अपनों से भी साथ नहीं बल्कि धोखा ही मिला। अपने दर्द को सहने के लिए उन्होंने नशे का सहारा लिया। करिश्मा उस दोराहे पर आ गई जहां एक रास्ता नशे के साथ मौत की तरफ और दूसरा नशे से मुक्त जिंदगी की तरफ जाता था। किस रास्ते को चुना करिश्मा ने? मेरे साथ है करिश्मा। हालांकि करिश्मा इनका असली नाम नहीं है, लेकिन करिश्मा के बीते कल का असर इनके आज पर और इनके आने वाले कल पर ना पड़े, इसलिए हम इनकी पहचान छुपा रहे हैं। लेकिन इनकी कहानी दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी कहानी है जो यकीन दिलाती है कि सब कुछ खत्म होने पर भी कुछ तो बाकी रहता है, जिसके सहारे जिंदगी दोबारा संभल सकती है, खड़ी हो सकती है और चल सकती है। करिश्मा जी, 13 साल की उम्र में क्या हुआ था आपके साथ जिसने आपके आने वाले बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए? रेप हुआ था 13 साल की उम्र में, और नेबर ने किया था। और उस वक्त मैं स्टडी कर रही थी, 8th में थी, और मुझे ये सब पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। बट ये मालूम था कि तुम किस चीज़ से निकल रहे हो वो बहुत अनप्लेजेंट है। खुश नहीं था उस चीज़ से, दर्द महसूस हो रहा था उस चीज़ को, लेकिन वो इतनी थ्रेटनिंग भी था कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो कई बार हुआ है? 2 बार, 2-3 बार। और आपको डराता भी था? हाँ, कि किसी को बताओगी तो? किसी को बताओगे तो तुमको मार देंगे। माय गॉड। 13 साल की उम्र में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, पड़ोसी उसको डराता धमकाता है, किसी से सहारा नहीं मिलता उसको? नहीं, वो उस पोजीशन में नहीं थी मैं किसी को बता सकूं। बहुत डरा हुआ, जस्ट कैरी कर रही थी उसको अपने साथ में कि ठीक है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर उसके बाद नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा शांत हो गई कि अब शायद नहीं होगा। वो मुझे लेटर लिखता था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, और व्हाटएवर रिलेशन में जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो सबको पता चल जाएगा, तुम्हारा इतना बदनामी होगा। ऐसा एक लेटर लिखा। वो लेटर मेरे बैग में ही था, स्कूल बैग में। मैं स्कूल गई तो फॉर्चुनेट दैट वो क्लास टीचर जो होती हैं वो आपका कभी कभी बैग का तलाशी लेती हैं, और उस तलाशी में वो लेटर मिला। फिर उन्होंने फैमिली को इन्फॉर्म किया और बुलाया कि ये किसी चीज़ से मतलब गुजर रही है, तो तुम पूछो। तो उन्होंने पूछा, और मैं मतलब मेरे को कुछ ट्रबल भी हो रहा था, तो हॉस्पिटल में गए तो देन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। माय गॉड, एट द एज ऑफ 13। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मतलब मेरी मदर थी साथ में, उनको बोला, शी वॉज शॉक्ड, पापा को बोला, तो उन्होंने तो मारना पीटना चालू कर दिया बिना सोचे समझे कि क्या तुम्हारे साथ हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर जब बोला कि किसी ने तुम्हें छुआ है और कुछ ऐसे किया है, तो फिर मैंने बताया कि हाँ किया। तो फिर बोला कि किसने, तो मैंने बताया कि वो उनका फैमिली से उनका लड़का है, वो आदमी है और उसने ऐसे किया है। तो उस फैमिली के पास गए तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो प्यार में हैं और दोनों घूमते रहते हैं और कुछ फिज़िकली हो गया है, चलो चलो तुम हमारे घर चलो। तो वो दूसरी फैमिली आके मुझे लेके चली जाती है। मेरे घर वालों ने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी का क्या हुआ? वो कंटिन्यू थी, वो लड़की है, आज भी है, जिंदा है। आप जानती हैं उसको, कहाँ है अभी? हाँ, मैं जानती हूँ। अब दोबारा ज़िंदगी शुरू की, इतना सब कुछ, चाइल्ड मतलब रेप हुआ आपके साथ, बच्ची पैदा हुई, इतना सब हुआ। नशा आपकी ज़िंदगी में फिर कब और कैसे आया? नशा बहुत टाइम के बाद आया। फिर मेरी लाइफ जो चालू हुई वो चालू हुई कि मैं ऐसी नहीं हूँ। वो डिप्रेशन के कारण मैंने अपना
ड्रग मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले आपने ड्रग से ही शुरू कर नहीं, मैंने ड्रग मैं केमिस्ट के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि मुझे नींद चाहिए, मुझे मैं सो नहीं पा रही थी बहुत दिनों से कि मुझे सोना है, मुझे नींद आने का आप कुछ दीजिए। तो बोला ये इंजेक्शन है, आप लगा लीजिए और आपको नींद आ जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने लगाया तो आई थिंक मैं 2 दिन तक नहीं उठी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। टेम्परेरी मेरे को रिलीफ होने लगा कि हाँ मैं सो जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा क्लियर मिलता है। मतलब ड्रग्स तक आपको किसी ड्रग्स लेने वाले ने नहीं धक्का दिया, आपको एक केमिस्ट ने नींद की दवाएं ऐसी दी कि आप उससे? हाँ, मुझे किसी ने नहीं दिया मुझे। और वो कहाँ तक पहुँच गया वो नशा आपका, फिर वो आदत कहाँ तक पहुँची? वो तो क्या उसने किया मुझे ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन, सब कुछ मुझे धीरे धीरे मैं ख़त्म हो गई उस चीज़ से। 4 दीवारी में क्या हो रहा है वो दुनिया को नहीं पता था, लेकिन वो मुझे पता था, मेरे घर की दीवारों को पता था, क्योंकि स्टेन के आप ब्लड स्टेन हर जगह देख सकते थे, मेरी हर चीज़ देख सकते थे। स्मोकिंग में चेन स्मोकर हुआ करती थी, मेरे हाथ जल गए, होठ जल गए, बेड जल गया, कि इतनी बुरी हालत में कुछ होश ही नहीं होता था कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और 3-4 दिन बाद जब मेड दरवाज़ा खटखटा के परेशान होके आके चली जाती थी, और जब वो खोलती थी तो मैं उससे पूछती थी उठ के, आंटी कितना टाइम हो रहा है? तो कि 8 बज रहे हैं। मैडम आंटी सुबह के या रात के? हालत पागलों वाली हो चुकी थी। कौन कौन से नशे किए हैं आपने? मैंने मेडिसिन है, अल्कोहल है, ये सारा किया है। बाकी का मुझे आइडिया नहीं है, तो अगर वो होता तो शायद मैं वहीं भी पहुंच गई होती, लेकिन ये सब तो मैंने घर के अंदर किए हैं सारे। रिकवरी कैसे शुरू हुई? कैसे लगा कि ये ज़िंदगी ये ऐसे नहीं जीनी है मुझे? क्योंकि सब खत्म कर चुकी थी आप, नशे की इंतहा तक पहुँच गई थी, बाहर कैसे निकली? भूमिका फाउंडेशन है जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ उनको कॉल किया और वो मुझे पिक करने आए, मुझे लेके गए वहाँ पर। और रिचा, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं मेमोरी लॉस कर चुकी थी, मेरा माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, और मैं कपड़े उतारती थी लोगों के सामने, कपड़े उतार रही हूँ, धो रही हूँ, पहन रही हूँ, ये सब ऐसे चल रहा था। फिट्स पड़ रहे थे, वो मुझे रातों रात यहाँ वहाँ लेके जाते थे, मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा था, मेरी कंडीशन वर्स्ट थी, कोई मुझे कांटेक्ट नहीं करवा रहा था और करने वाला नहीं था कोई, क्योंकि कोई खड़ा नहीं होना चाहता था साथ में ना, इतना वर्स्ट कंडीशन में। और पर उन्होंने, भगवान ने उनको भेजा, जो सेंटर के ओनर हैं, उन्होंने मुझे रखा और फेथ दिखाया कि नहीं ये ठीक हो सकती है। और उस हालत से आप वापस आए? उस हालत से मैं वापस आई। मैं आपसे इससे ज़्यादा और डिटेल्स नहीं पूछूंगी, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपकी पहचान किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि रिहैब में जाने के बाद कितना वक्त लगा आपको वहाँ क्योर होने में, रिकवर होने में? मुझे ऑन एंड ऑफ 5 महीने में रही, फिर उसके बाद 8-9 महीने। 1 साल माने अगर हम, तो 1 साल लगा। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इनकी कहानी दुनिया तक पहुँचाना, क्योंकि इनकी कहानी एक मिसाल बननी चाहिए हर उस एडिक्ट के लिए, अल्कोहलिक के लिए, ड्रग एडिक्ट के लिए, जिसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो सुधर नहीं सकते, वो इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। अगर करिश्मा अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हैं, तो आप भी शुरू कर सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे बताने में कि अब करिश्मा शादीशुदा हैं, एक हंसता खेलता परिवार है इनका, और इसीलिए हम नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा इनके बारे में बताया जाए। करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िंदगी लाइव में आने के लिए, और हम पर ये भरोसा करने के लिए कि हम आपकी आइडेंटिटी दुनिया तक नहीं आने देंगे। बस आपकी कहानी हमारे साथ आपने शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। मैंने एक इंसान को इस डिजीज़ की वजह से इंसान से जानवर बनते देखा। मतलब आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस, बिकॉज यही अल्कोहल कर देती है। नशा जानलेवा होता है। कभी ये नशा करने वाले की जान लेता है, तो कभी नशा करने वाला नशे में किसी बेकसूर की जान लेता है। दोनों ही तरह से बेवजह खात्मा होता है एक जिंदगी का, एक परिवार का। नितिन का नशा दोनों तरह से जानलेवा हो गया था। एक तरफ नशे में धुत नितिन ने अपनी कार से एक बेकसूर की जान ले ली, दूसरी तरफ नशे ने उनकी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया। फिर कैसे बची नितिन की जिंदगी?
हमारे साथ आज जिंदगी लाए में हैं नितिन और उनकी पत्नी नम्रता। नितिन, मुझे पता चला है कि आपको तो पहले खुद नशे से नफरत थी और उसके बाद आप ही एडिक्ट बन गए। कैसे हुआ ये? मेरे को नफरत क्यों थी मैं आपको बताता हूँ। मेरे फादर जो थे, ही यूज्ड टू नॉट कीप वेल। उनका भी काफ़ी अपना लिवर का प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। और एक बारी वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग। तो उसके बाद से उनको अपना ड्रिंकिंग का कहा हुआ था डॉक्टर ने कि अगर वो ड्रिंक करेंगे तो ही कैन डाई एनी टाइम। तो इसलिए मेरे स्टार्टिंग से ही दिमाग में था मेरे ब्रदर के दैट वन थिंग वी विल नॉट एवर डू इज़ टू हैव ड्रिंक्स। अब ड्रिंक का मेरे को इतना ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं हेट्रेड होते हुए कैसे ड्रिंक की वो आपको बताता हूँ तो यू विल बी अ लिटिल सरप्राइज्ड। ऑन माई 18th बर्थडे 24 अगस्त मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे सिस्टर जिनकी मैरिज 90 में हुई थी वो आए और उन्होंने मेरे को बोला कि चलो आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम एक बहुत अच्छे होटल में गए वहाँ पे। फिर मेरा केक कटिंग हुआ एंड अ शैम्पेन वाज पॉप्ड अप। और वो शैम्पेन जो पॉप अप हुई तो एवरीबडी मीन वाज लुकिंग एट मी कि हैव इट नाउ। और मैं अपना वहाँ पे मेरे को कोई पर्सन ड्रिंक तो करता नहीं है सोच के कि भी मैं ड्रंकर्ड बनूंगा। मैं व्हाट्स हार्म, लेट मी टेक अ सिप और टू। और वहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया और मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर कई बार गिल्टी हो चुके हैं कि हमने इसको क्यों उस टाइम पे ड्रिंक कराया। तो उनका ये पर्पस नहीं था। उन्होंने मुझे बोला कि 18 ईयर्स अगर आपने विदाउट ड्रिंक्स के रह गए हो, आप यू आर नाउ ग्रोन अप, यू आर नाउ ग्रोन अप, तो आप मैनेज कर लोगे। आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। मैं और मेरी वाइफ, उसकी सिस्टर, उस जन्मदिन को मनाने के लिए चंडीगढ़ गए। वहाँ पे हम फिर खाना के लिए गए तो वहाँ पे फिर हमने एक शैम्पेन बॉटल खोली और वही शायद एक शुरुआत थी। जब ये नितिन इस बीमारी का शिकार बना तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ इस बारे में कि मैं था जिसने इसको ये चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया। आज कुछ कहना चाहते हैं अपने जीजा जी से? मैं जीजा जी को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे को आप ही शुड अपने आप को माफ़ कर दें। वो अपने आप को माफ़ कर दें। अपने आप को दोषी ठहराएंगे। नितिन, सोशल ड्रिंकिंग सब करते हैं, आपने थोड़ी सी शैम्पेन ली, उसके बाद से आप एडिक्ट हो गए। मतलब 24 घंटे शायद आप नशे में रहते होंगे। कैसे हुआ वो और कितनी जल्दी वो ट्रांजिशन हो गया? इनिशियली व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ तो वहाँ पे सोशल ड्रिंकिंग स्टार्ट हुई। आई मीन इन फेजेस वी यूज्ड टू ड्रिंक, सेलिब्रेशन में ड्रिंक करते थे। फिर वहाँ से दिल्ली आ गया मैं। आई वाज स्टडीइंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरे को बहुत सारा पीयर प्रेशर था और साथ में आई वांटेड टू बी एक्सेप्टेड, मतलब उनके अंदर शामिल होना चाहता था। तो वहाँ पे एक कल्चर और था, उसकी वजह से अपना डेली ड्रिंकिंग एंड हैवी ड्रिंकिंग स्टार्ट हुई। 94 से पहले मैं अपनी वाइफ को मिला एंड शी न्यू दैट आई यूज्ड टू बी ड्रिंकिंग। तो आई थिंक मेरे को उस वक्त परसेप्शन नहीं हुई थी, बट शी स्टार्टेड फीलिंग आई ड्रिंक अ लिटिल बिट टू मच। आई थिंक 2004-2005 के अराउंड मेरे को अंदर से कुछ पता चल गया था कि मेरे ड्रिंकिंग जो है ख़राब हो गई। और हमेशा जब मैं अपना ड्रिंक कर लेता था, जो कि अपना आफ्टर सम टाइम होता था, तो मैं अपने आप से एक शिकस्त मेरे को मिलती थी, एक अल्कोहलिक डेथ मिलती थी। और मैं अपने बच्चे को खुश नहीं रख पा रहा और अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपना बिजनेस ठीक तरह नहीं कर पा रहा।
मैंने अपने बच्चे को, कनव को, वो चीज़ दिखाई जो मैं अपना ट्रॉमा में देखी थी। आप देखो, जो चीज़ मैं नहीं दिखाना चाहता था वो ही चीज़ मेरे बच्चे ने देखी। नम्रता, आप बताना चाहेंगे कि जब बहुत ज़्यादा शराब पी ली, जब बहुत ज़्यादा नशा कर लिया, सो क्या क्या बहुत ख़राब काम इन्होंने फैमिली में आप लोगों के साथ क्या किया? मटेरियलिस्टिक लॉस एज अ पर्सन मेरे को कुछ खास मैटर नहीं करता है कि बिजनेस फेल हो रहा था या इवन रेपुटेशन ख़त्म हो रहा था या किसी के सामने बेइज्जती होती थी, ये इतना मेरे को मैटर नहीं करता है जितना मोमेंट्स खोए हैं हमने और रिलेशनशिप्स ख़राब हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो हमारे घर के बच्चों ने किया। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ आफ्टर 5 years, पर अभी भी जैसे हमारे घर के हम सब भी हील हो रहे हैं एंड द बिगेस्ट लॉस्ट आई शुड से मोमेंट्स जो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। जब से मैं इनको मिली हूँ मैंने एक इंसान को इस डिज़ीज़ की वजह से इंसान से जानवर बनते देखा। मतलब आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग दिस बिकॉज यही अल्कोहल कर देती है। हमारे बचपन से हम सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं कि कैसे एक शराब घर को ख़त्म कर देती है। वो आई थिंक सब कुछ हमने देखा। और मुझे लगता है उसमें ना, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप बिल्कुल कहीं झुग्गी में रहते हो, आप अमीर हो गरीब हो, फ़र्क नहीं पड़ता। नशा सबकी हालत एक जैसी कर देता है। यू एंड अप बीइंग द सेम पर्सन। आपसे तो एक किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी की जान गई है। Does that haunt you even today कि क्या कर दिया मैंने? It does. मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी forget कर पाऊँगा कि एक baggage है जो I think will always weigh on me. So I live with it. But you do feel bad for your mother. मतलब उन्होंने तो आपके पिता का भी देखा और फिर आपका भी देखा, मतलब उनके बारे में सोचकर I have not been a good son. That's what I feel. I don't think आपको ऐसे सोचना चाहिए। Anyways, एक मैसेज है आपके लिए। नितिन, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें तुम्हारी याद दिलाना चाहती हूँ बचपन की। तुम अपने बहुत अकेले रहना पसंद करते थे और खेलते रहते थे घंटों विदाउट ट्रबलिंग मी और वांटिंग एनीथिंग। और यू हैव बीन a different child of mine altogether. और कभी भी तुमने किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करी। Look at this great lady. इतना इन्होंने सहा है पर इनके ज़ुबान पे एक भी गलत शब्द नहीं है मेरे लिए। अब how will I make up? आपको पता है, हमने इनसे पूछा कि आपके एडिक्शन के बारे में बोलना चाहती है, तो उन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा मैं सिर्फ अच्छा बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ बुरा याद नहीं करना चाहती। सो ब्यूटीफुल। अल्कोहलिज्म एक बीमारी है, इसके अलावा आपको एक और बीमारी हुई, लेकिन तब भी शराब नहीं छूटी आपकी। वो क्या था? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो एक बीमारी हो जाती है। अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, ट्रीटमेंट की एडिक्शन का ट्रीटमेंट ले रहे हो और फिर आप जो आप जो सब्सटेंस है वो भी यूज़ कर रहे हो, तो वो कई बार रिएक्शन कर जाती है। तो उस बीमारी के अंदर फॉर 17 days and night I couldn't sleep, sit down, I was walking continuously and I mean that was verge of death and life, and that is the time when Namta also walked with me for 17 days and night. I mean it's unbelievable. एंड डॉक्टर्स ने कहा था ये बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि अगर ये ड्रिंक नहीं छोड़ेंगे तो 3 महीने से ज़्यादा चांस नहीं है इनका सर्वाइव करने का। और ये हॉस्पिटल नीचे आए और सामने ही वहाँ पे बियर शॉप, मतलब लिकर शॉप भी है और जूस है। इन्होंने कब जूस में वोडका मिला के पी मुझे पता भी नहीं लगा। मतलब ये सुन के कि आप मर जाओगे, दैट इज़ द टाइम आई थॉट कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में कोई अवेयरनेस ही नहीं है।
डिजीज। उसके बाद आप रिकवरी में मतलब उसके आपने बाद ट्रीटमेंट शुरू हमारे किया? फ्रेंड हैं, इनके फ्रेंड हैं बचपन के, कर्नल मनदीप हैं, उन्होंने एक पेपर पे लिख के दिया नमता को, जब वो डीएमसी देखने आए न्यूज़पेपर पे, कि यहाँ पे जाओ, दिस इज नॉट द प्लेस, ये डिटॉक्सिफिकेशन और अगेन कमिंग बैक रिलैप्स के बाद डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ गेटिंग द ट्रीटमेंट। देन you have to go for a complete treatment with a rehab and the structured program. आज मैं अगर आप दोनों से पूछूं कि जिन लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आप उनको क्या मैसेज देंगे? जिनके घर में कोई अल्कोहलिक है या एडिक्ट है और समझ नहीं आ रहा क्या करें? जो लोग हैं who are already into addiction, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको एज अ टैबू या अपना बुरी चीज़ ना शर्म ना समझे, और जो कोशिश कर रहे हैं हमारे जैसे लोग बाहर निकलने के लिए, उनको ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान से कि वो एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। इलाज 100% है अगर पूरा कराया जाए। थैंक यू सो मच आप दोनों को कि आप लोग यहाँ शो पर आए। एक तोहफा है आपके लिए हमारी तरफ से। जिंदगी लाइफ में मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई कीमती साल नशे के अंधकार में बिता दिए। वो अंधकार जिसे हम कहते हैं ब्लैकआउट। ऐसे लोगों के परिवार, रिश्ते नाते, दोस्त, कॉलीग्स अक्सर इनसे निराश होकर इन्हें छोड़ देते हैं, और साथ रहें भी तो कैसे। ये लोग नशे में चोरियां करते हैं, मारपीट करते हैं, हर तरह का धोखा देते हैं। तो हम करें तो क्या करें? क्या एक नशेड़ी को यूं ही मर जाने दें? अगर आपका दिल कहता है नहीं, अगर आप किसी एडिक्ट की जान बचाना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी फिर से शुरू करने में उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आज बस एक काम कीजिए, ये स्वीकार कीजिए कि नशा भी एक बीमारी है। नशा करने वाला बीमार है, उसे भी इलाज की ज़रूरत है, उसे भी एक सहारे की ज़रूरत है। क्या आप बनेंगे वो सहारा? ये अब आपको तय करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और नशा आपके किसी अपने को अपने साथ मौत के दरवाजे तक ले जाए। धुआं जो पी रहे हो तुम, धुआं नहीं जहर है। धुआं जो पी रहे हो तुम, धुआं नहीं जहर है। शराब जिसका नाम है अज़ाब और कहर है। जो पी चुके वो आग ही उगा रहे हैं।